अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को पाकिस्तान इकनॉमिक क्राइसिस के हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक है, इस लेक्चर में मैंने थोड़ी बहुत उसकी ओवरव्यू देनी है। एक पाकिस्तान के इकनॉमिक क्राइसिस के ऊपर जो स्कूल ऑफ थॉट यूज़ होता है वो मैंने आप लोगों को समझाना है। पहली बात आप लोग ये लिख ले कि जो स्कूल ऑफ थॉट यूज होगा किस चीज के लिए? क्राइसिस के लिए। ये क्राइसिस का वर्ड यूज हुआ, ये क्राइसिस। क्राइसिस के लिए जो स्कूल ऑफ थॉट यूज होगा इसको क्या कहते हैं? क्राइसिस के लिए जो स्कूल ऑफ थॉट यूज होता है इसके लिए आप लोगों ने एक ही अप्रोच यूज करना है जिसका नाम है क्या? MCRS। MCRS इसके लिए अप्रोच है MCRS। मीन्स अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस है और आपने पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस पे लिखना है तो ज़रूरी है कि आपको ये आइडिया हो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस पे मैंने स्कूल ऑफ थॉट अप्लाई करना है MCRS, जिसमें M का मतलब है मैनिफेस्टेशंस, जिसमें C का मतलब है कॉजेज। M के बाद C है और C के बाद है R, और R का मतलब है रिपरकशंस और S का मतलब है सॉल्यूशंस। जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन हो ये आप लोग स्कूल ऑफ थॉट्स में लिख ले कि उसी क्वेश्चन के क्राइसिस या इशू बेस्ड पे आप लोगों ने अप्लाई करना होगा MCRS अप्रोच, जो आप लोगों ने अपने स्कूल ऑफ थॉट में लिखना है। और आज ही जाके पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के मैनिफेस्टेशन, कॉजेज, रिपरकशन, सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग इसको दूसरे भी जो इश्यूज है वो भी उसी कंटेक्स्ट में करें जो ये है। The very first one as overview of पाकिस्तान इकोनॉमी। मैंने आप लोगों को ये जो ओवरव्यू है पाकिस्तान के इकोनॉमी में, जो ओवरव्यू है वो मैंने आप लोगों को किसके बेस पे दी थी? इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय एस अकबर जैदी। इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय एस अकबर जैदी। एस अकबर जैदी के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान के इकोनॉमी में हमारे पास क्या है? पाकिस्तान के इकोनॉमी में हमारे पास क्या है? नंबर वन, 1947 टू 1980 वो जो एरा था वो डोल ड्रम्स इन इकोनॉमी में था। पाकिस्तान की इकोनॉमी डोल ड्रम्स में थी, मल्टीपल चैलेंजेस थे पाकिस्तान को। लेकिन अगर हम बात करें जो एस अकबर जैदी ने 1960 टू 1980 की बात की है इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी की बुक में, उसने ये बात की है कि पहला जो एरा है ये वाला, ये जो एरा है ये हमारे पास 1980 60 टू 1980 है। इस एरा में प्रोग्रेसिव इकोनॉमी नजर आती है। इस एरा में जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर ड्रिवन थी। इस एरा में जो इकोनॉमी थी वो इंडस्ट्री बेस्ड पे थी। इंडस्ट्री बेस्ड पे पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड इसके डायमेंशंस यहाँ पे उसने एड्रेस किया है। और इसने ये कहा है कि ये वाला जो एरा है इस एरा में इकोनॉमी प्रोग्रेसिव है। पाकिस्तान की इकोनॉमी प्रोग्रेसिव रही है इस एरा में। अगर मैं बात करूं आगे, अगर मैं जाऊं 1980 टू 2000, 1980 टू 2000 जो एरा है ये वाला, इस एरा में पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत सारे डोल ड्रम्स में आए, चैलेंजेस में आए, क्राइसिस में आए बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अप्स एंड डाउन्स। पाकिस्तान की इकोनॉमी में यहाँ पे ट्विस्टिंग इकोनॉमी इसको कहते हैं। कौन सी? ट्विस्टिंग इकोनॉमी। अगर हम बात करें कि ट्विस्टिंग इकोनॉमी थी क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स वो डिस्टर्ब जा रहा था। उसके बेस पे पोस्ट 1980 में जो इकोनॉमी थी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी।
और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इकोनॉमी को भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके गया। और दूसरी बात सीटो सेंटो को लेके, और अगर हम उसके बाद की बात करें 1965 वॉर की, उसके विड्रॉयल के बाद 1965 वॉर के बाद फॉल ऑफ ढाका एंड अगेन मिलिट्री रिजीम, तो ये एक डोल्ड्रम्स इकोनॉमी थी पाकिस्तान। अगर हम बात करें एस अकबर जैदी ने थर्ड पॉइंट ये लिखा है आफ्टर 2000, आफ्टर 2000 मींस कि 2000 के बाद वाली इकोनॉमी क्या है। तो 2000 के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी एक फेज में आ जाती है जिसको कहते हैं कौन सी इकोनॉमी, प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमी। कौन सी, प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमी आ जाती है। शाबाश, प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमी में पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पे जो पोजीशन है ये पहले तीन एस्पेक्ट उसने कवर किया है कि 2000 के बाद प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमी है। अभी हम बात करेंगे किस चीज की, अर्ली एफर्ट्स की। तो आप लोग समझे बात को, ये 1947 टू अर्ली ईयर्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिस्पाइट इनिशियल एफर्ट्स पाकिस्तान इकोनॉमिक इशू बिगेन एट इट्स इंसेप्शन। देखो ये बात नहीं थी कि 1960 से पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव इकोनॉमी स्टार्ट हुई, ये चैलेंजेस तो फ्रॉम द वेरी रूट 1947 सिंस इट्स इंसेप्शन ये मसला था। लेकिन अगेन कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स 1960 के बाद आए। वो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और भी बेहतर बनाया। अभी अगर मैं बात करूं कि अर्ली स्टेज के बाद पाकिस्तान में ये वाला जो एरा है मिलिट्री कू, ये जो मिलिट्री कू वाला है एरा है ये वाला, समझे बात को। 1958 फर्स्ट मिलिट्री कू, द फर्स्ट मिलिट्री कू डिस्टर्बटेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बैडली डिस्टर्ब किया, इकोनॉमी स्टेबल थी लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप ने मिलिट्री को, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इसको डिस्टर्ब किया और पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हुई। Military interventions had long-lasting negative effects on the economic stability. 1958 ही से वो स्टार्ट हुआ। फिर इसको ट्विस्टिंग इकोनॉमी इसलिए कहते हैं कि आप लोग देख सकते हैं अयूब खान का एरा 1960-65, 1960-65 में द ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इफेक्टिव सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव लिया किसने, अयूब खान ने, जो कि एग्रीकल्चर को और इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो यहां पे पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ चली गई। अगेन अगर मैं बात करूं 1965 वॉर की एंड 1971 में फिर इकोनॉमी थोड़ी और भी डिस्टर्ब चली गई। और वो इकोनॉमी किसने डिस्टर्ब की, 1971 वॉर, 1965 वॉर एंड एक्सटर्नल प्रेशर। फिर अगर हम बात करें इस एरा की, ये वाली जो एरा है ये persistent political issues 1980 to 2000, that is the पाकिस्तान इकोनॉमी एक वी कैन से डोल्ड्रम्स में चली गई, जो कि एस अकबर जैदी ने भी बात की। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिमेन्ड अ मेजर इशू अफेक्टिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फिर 1980s टू 1990s में हमने एनर्जी क्राइसिस भी देख लिया, आईएमएफ की तरफ भी हम चले गए, हमारे आईएमएफ के एसएपी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी भी डिस्टर्ब रहे। पाकिस्तान एक 1990s में वी कैन से वार्स में चला गया, 1999 की बात आप देख लें। फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ गए, इकोनॉमी वहां डिस्टर्ब हुई। इस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी, अगर हम 2000 की बात करें तो 2000 में पाकिस्तान की इकोनॉमी हमारे पास कौन सी आई, प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो मैं ये परसिस्टेंट इश्यूज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आईएमएफ पे डिपेंडेंसी, लोन, डेट फाइनेंसिंग, पुअर पॉलिसीज, एसीपी फॉलो करना, इंप्लीमेंटेशन नहीं करना, वो जो लोन लिया था वो अच्छी तरह से अप्लाई नहीं, यूज ना करना। फिर हम पोस्ट 2000 एरा में चले जाते हैं। वो क्राइसिस है सेंट्रिक इकोनॉमी, वी कैन से प्राइवेटाइजेशन हमने वहां पे देख लिया, हमने नेशनलाइजेशन पॉलिसीज देख लिए। और फिर उसके बाद इलीट कैप्चर सोसाइटी आई, रिच पुअर गैप आया, प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस करने से इलीट क्लास ज्यादा बेनिफिटेड हुआ। अगर हम फ्रॉम वेरी हिस्ट्री देखें पाकिस्तान के इकोनॉमी की जो चैलेंजेस है वो ये है, समझे, शॉर्ट टर्म ग्रोथ है हमारा, लॉन्ग टर्म नहीं है। एंड हम एक्सटर्नल एड्स पे, शुरू से एक्सटर्नल एड्स पे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट है। ये मैंने थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लास की ओवरव्यू दी, जो प्रीवियस क्लास मैंने पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा पाकिस्तान के इकोनॉमी के की इश्यूज, लेकिन मैं टाइमलाइन के बेस पे समझाऊंगा, समझे बात को।
पहला एरा है 1947 टू 1957। इस एरा में हमारे पास इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एग्रीकल्चर बेस भी नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, एंड लीडरशिप भी चेंज हुई है, मिलिट्री कू भी फिर आई, यहाँ पे डेमोक्रेसी डिस्टर्ब हुआ। फिर यहाँ पे 1958 में मिलिट्री कू की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, और यहाँ पे पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का पहला इशू रीबर्थ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हुआ। फिर अगर हम बात करें दूसरा 1958 टू 1969, इसको अयूब एरा या ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत अच्छे इफेक्टिव पॉलिसीज आए। यहाँ पे 1965 वार ने, और जो एड्स रुक गए 1965 वार के बाद, जो अमेरिका की तरफ से एड्स रुक गए, उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया। अनइवन ग्रोथ बेनिफिटिंग सेलेक्ट रीजन्स और एलीट कैप्चर यहाँ पे आया, कुछ एलीट कैप्चर यहाँ पे भी नजर आया था अयूब खान एरा में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेशनलाइजेशन, जब भी नेशनलाइजेशन का वर्ड यूज होता है तो उसको जरूर नहीं बोलना है भुट्टो एरा, नेशनलाइजेशन एरा। इंक्रीज्ड करप्शन, मिसमैनेजमेंट, नेग्लेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग, ओवर रिलायंस ऑन एक्सटर्नल एड्स एंड लोन्स, इसने फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को नेशनलाइजेशन की वजह डिस्टर्ब किया। फिर जब हम यहाँ पे ज़ियाउल हक एरा में आ जाते हैं, अगेन वही बात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद एक और चीज अगर हम बात करें, हम रिलायंस की IMF पे, और फिर वीकेंड से लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी ही नहीं, बस 5 साल 10 साल तक बात हो रही थी। फिर अगर हम बात करें कि 1990s में हमने फिर से डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी देखी, और इस डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी में हमें एनर्जी क्राइसिस आया, एनर्जी क्राइसिस में IMF पे हम डिपेंडेंट आ गए, हमारी पॉलिसी सही नहीं है, हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आ गए, वारंट, और फिर 1999 वार में हम चले गए, कारगिल वार, और फिर भी हमारे पास यहाँ पे डेमोक्रेसी ठीक नहीं चल रही थी, आप लोग देख सकते हैं मिलिट्री को फिर भी। लेकिन अगर हम 2001 से 2010 की बात करें, 2010 तक हम इस चीज में फंस गए, वार एंड टेरर बैडली अफेक्टेड पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बैडली। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2011 की बात करूं, यहाँ पे राइजिंग इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी, डेट, फिस्कल डिफिसिट, डेट फाइनेंसिंग, सारी चीजें आई। लेकिन अगर मैं बात करूं क्राइसिस सेंट्रिक इकोनॉमी, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज आए जो कि बहुत अभी भी तक है। हमारी पाकिस्तान के इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जिसने पाकिस्तान के इकोनॉमी को बुरी तरह डिस्टर्ब किया है। फिर अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ, वो ये है कि नेक्स्ट आप लोग ये देखें, क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी मैनिफेस्टेशन, जिस तरह के मैंने स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस पे मैनिफेस्टेशन अप्लाई किया है, आप लोगों ने एनर्जी क्राइसिस पे मैनिफेस्टेशन अप्लाई करने हैं, या पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे MCRS अप्रोच अप्लाई करना है। जिस तरह मैं अभी मैनिफेस्टेशन दे रहा हूं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का पहला मैनिफेस्टेशन एम क्या है, डिक्लाइन इन GDP ग्रोथ। पाकिस्तान जो GDP ग्रोथ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो डिक्लाइन ओवर डिकेड्स, सिंस लास्ट 2 डिकेड्स पाकिस्तान की GDP ग्रोथ बहुत पुअर है, 2 to 4% एनुअल डिक्रीमेंट आता है इसमें। रिसेंट फिगर्स अगर हम देखें 2021 में 3.9, 2021 में 3.9 एंड 2021 में 3.9 एंड 2023 में 2.9। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारी GDP डिक्लाइन हो रही है एनुअल 1 to 2 to 4%। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है। शाबाश। इसके बाद देखें सेकेंड मैनिफेस्टेशन क्या है। आप लोगों ने पॉलिटिकल क्राइसिस पे इस तरह नोट्स बनाना है जो अभी नजर आ रहा है, मैनिफेस्टेशन देना, काजेस देना, रिपरकशंस एंड सॉल्यूशन। हाई डेट टू GDP रेशो, बिल्कुल ये बात सही है, हम हाई डेट टू GDP रेशो में है। पाकिस्तान डेट टू GDP रेशो बहुत ज्यादा है, GDP कम है डेट ज्यादा है। तो जब GDP कम है डेट ज्यादा है, हाई डेट टू GDP रेशो में आप जा रहे हैं, आपका डेट बढ़ रहा है, आपका डेट फाइनेंसिंग हो रहा है, आपकी फिर डिपेंडेंसी IMF पे आ जाती है, तो वो डेट फाइनेंसिंग आपको डिस्टर्ब करता है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के साथ US की बात करें, इंडिया की बात करें, UK की बात करें, और जो डेवलप स्टेट में मैंने एक क्लास में बताया था प्री रिक्विजिट्स ऑफ
जो डेवलप स्टेट्स है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसमें हाई डेट टू जीडीपी रेशो आ रही थी। फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, वो हाई डेट है और डेवलप्ड स्टेट डेट लेते ही नहीं है, उनके पास डेट वो लेते नहीं, वो डेट देते हैं, वो लोन देते हैं ताकि वो डिपेंडेंट कर ले दूसरों को। तो पाकिस्तान का ये भी बहुत बड़ा मसला है, दूसरा बेनिफिस्टेशन। तीसरा बेनिफिस्टेशन क्या है? जीडीपी और जीएनपी ज्यादा है, जीडीपी एंड जीएनपी ज्यादा है। जीडीपी एंड जीएनपी डिस्पेरिटी, आपका जीडीपी भी कम है और आपकी जीएनपी भी कम है, और आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी अनस्टेबल है रेमिटेंसेस की वजह से। अभी तो रेमिटेंसेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि अगर हम जीडीपी की बात करें, वो प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से पैसा जा भी रहा है, जिसकी वजह से जीएनपी डिस्टर्ब हो रही है। तो जीडीपी जीएनपी डिस्पेरिटी का मतलब ये हुआ कि जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी कम हो रहा है, जीएनपी बढ़ रहा है। और इस वजह से जब जीडीपी जीएनपी की डिस्पेरिटी हो तो वो फिर आपके इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगा। आगे जाते हैं तो आप देख ले, कोविड-19 ने भी जीडीपी को डिस्टर्ब किया, और भी बहुत सारे इंसिडेंट है क्लाइमेट के, वो काजेज में हम देखेंगे। अभी आप मुझे बताएं, ये वाला पॉइंट जो है स्टेगनेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये भी आपकी मैनिफेस्टेशन है। ये एग्रीकल्चर ग्रोथ आपका स्टेगनेंट है, स्टेगनेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ। स्टेगनेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ का मतलब है कि एग्रीकल्चर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स 2.67 टू जीडीपी, और फिर अगर हम टोटल देख ले तो 21.920% है, ये 21.6 आप लिख लें। और फिर उसके बाद 64% लेबर वर्क इसमें कहा है, 21.6% जीडीपी की कंट्रीब्यूशन है, 64% लेबर वर्क कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है एग्रीकल्चर में, लेबर फोर्स ज्यादा है, लेकिन इनएफेक्टिव इनएफिशिएंट वो जो है लेबर्स है, फार्मर स्किल्ड नहीं है, जो कि आपके कंप्लीट आपकी जीडीपी को डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद लेक ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, क्या आपकी लाइसेंस फ्री इकोनॉमी है? फ्री इकोनॉमी बराए नाम है, बराए नाम है। तो ये लेक ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम भी आपको डिस्टर्ब करता है। समझ आ गई? नहीं? सो यहाँ पे लिमिटेड इज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई भी है नहीं। और फिर कहीं पे प्रॉपर्टी पे 16% इंटरेस्ट आ जाता है, और फिर अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखें तो 9.75% इंटरेस्ट रेट है, ये भी बहुत ज्यादा है। इस चीज ने भी डिस्टर्ब किया है, इसने भी डिस्टर्ब किया एग्रीकल्चर ने। फिर अगर हम बात करें किसकी, वी कैन से राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है। अर्बन रूरल डिवाइड भी है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इसका मतलब इकोनॉमी सही काम नहीं कर रही ना। अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन फ्रॉम 4.5 to 6%, अभी 7% तक गया, 9 तक भी गया था, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस कंस्ट्रेंट्स। ये हम काजेस में लिखेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं अर्बन रूरल डिवाइड, आपकी जो रूरल एरियाज है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, सोशल इनइक्वालिटीज है, सोशल लेवल पे आप लिख सकते हैं। अर्बन एरियाज कंट्रीब्यूट मोर टू द इकोनॉमी देन द रूरल एरियाज। सोशल इनइक्वालिटीज एंड लेक ऑफ रूरल डेवलपमेंट है जो इकोनॉमिक डिस्पेरिटी लेकर आते हैं। इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, रिच पुअर गैप, वो चीज सोशल इनइक्वालिटीज, अर्बन एरिया ज्यादा डेवलप है, रूरल एरिया कम है, उनके बीच डिफरेंस है, ये भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस का एक मैनिफेस्टेशन है। दूसरा प्रोस्पेरिटी गैप है, आपका प्रोस्पेरिटी इंडेक्स बहुत डाउन है, 121 प्लस इसका प्रोस्पेरिटी आ रही है, हैप्पी कंट्री नहीं है, तो पॉवर्टी ने इसको डिस्टर्ब किया है। फिर लेक ऑफ इज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपका इंडेक्स बहुत डिस्टर्ब है, लो टैक्सेशन है, ये आपकी सारी चीजें आपको पॉवर्टी की तरफ, सॉरी इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ लेके जाते हैं। आप मैनिफेस्टेशन भी लिख सकते हो। टैक्सेशन चैलेंजेस, ये भी काजेस में लिख सकते हैं। लेकिन टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत लो है, 8% है, 8% हम टैक्स दे रहे हैं एज कंपेयर टू द फिनलैंड 40%, यूके 25%, अमेरिका 30%। ओनली 3 मिलियन आउट ऑफ 60 मिलियन एम्प्लॉयड पीपल फाइल है, वो फाइलर्स है, और 57 मिलियन इज नॉन फाइलर इन पाकिस्तान, जो कि आपको डिस्टर्ब करता है। फिर नॉन डिजिटलाइज टैक्सेशन है, आप टैक्सेशन अगर आप देखिए आपकी टैक्स कल्चर इंडिया में डिजिटलाइज हुआ है, पाकिस्तान में नहीं है। फिर प्राइवेटाइजेशन ने भी हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया, अभी मैंने नेशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का एरा भी दिखा दिया आपको। पीआईए, बैंकिंग, पीटीसीएल, वो सारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं, जो कि आपके इंडस्ट्रियल डिक्लाइन का एक मेन मैनिफेस्टेशन है। कुछ फायदे हैं प्राइवेटाइजेशन के, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन ने डिस्टर्ब किया है इकोनॉमी को। बिकॉज अगर आपके पीआई पीटीसीएल सही से काम करते हैं, रेलवे सही से काम करती है, अभी रेलवे को कह रहा है डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन रेलवे ठीक हो गया। बहुत सारे सेक्टर्स अगर किसी कंट्री में प्राइवेटाइज हो रहा है तो इसका मतलब है हो सकता है वहां पे वो सेक्टर प्रॉफिट नहीं दे रहे,
ये भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस की मैनिफेस्टेशन है, आप लोगों ने 4-5 लिखने होंगे। फिर ट्रेड इम्बेलेंस भी है, इम्बेलेंस ट्रेड है, आपका ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो सही नहीं है, एक्सपोर्ट रिमेन लो व्हाइल इंपोर्ट्स कंटिन्यू टू राइज, दैट वर्सनिंग द ट्रेड डिफिसिट। जो ट्रेड डिफिसिट का एक इशू आ जाता है यहाँ पे, ट्रेड डिफिसिट है यही कि हम एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं और हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये ट्रेड डिफिसिट इज ग्रोन सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू द पास्ट ईयर्स, जो कि मैनिफेस्टेशन है किस चीज का, इकोनॉमिक क्राइसिस का। फिर आप मैनिफेस्टेशन में आगे जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इशू है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका कम हो रहा है, एफडीआई कम हो रहा है, और जब भी आपका एफडीआई कम होगा तो समझो कि ये एक मैनिफेस्टेशन है कि आपकी कंट्री में जीडीपी कम हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस में आप जा रहे हैं। FDI has declined due to poor energy policies and rising circular debt. एनर्जी पॉलिसी ठीक नहीं है, सर्कुलर डेट भी है। फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आपका फोकस नहीं है, आप पेट्रोल से अभी भी बिजली बना रहे हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर। एंड अगेन नॉलेज एंड डिजिटल इकोनॉमी की डिफिशियंसी है, ऑनलाइन सिस्टम अभी हम थोड़ा प्रिवेल कर रहे हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ओवर 64% लेबर जो है वो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, स्किल बेस्ड नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ 21% हमें जीडीपी दे रहे हैं। और हमने प्रमोटिंग डिजिटल स्किल्स वो हमने करना है इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, हमने एग्रीकल्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए मस्ट करना है। फिर अगर मैं देखूं यूथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यूथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। शाबाश। उसके बाद अगर मैं देखूं यूथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें यहां तक हम पहुंचे, ठीक है, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल ये नहीं है। यूथ के पास अगर पोटेंशियल आ जाए तो वो फ्रीलांसिंग हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं है। पाकिस्तान की यूथ जो है उसमें पोटेंशियल है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करे। पाकिस्तान की यूथ में ये लेक ऑफ प्रमोशन, हम प्रमोट ही नहीं करें एंटरप्रेन्योरशिप को, फ्रीलांसिंग को, उनको हम वीकेंड से डिजिटलाइज ही नहीं कर रहे, उनको हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स ही नहीं दे रहे, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज उनके लिए नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को या यूथ को आगे लेके जाए। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इलिटरेसी, ये भी बहुत बड़ा इशू है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से आपकी कंट्री फेस हो रही है। ये सबसे पहले लिखना है काज में, जो एम के बाद सी वाला अप्रोच आता है, काजेस, मैनिफेस्टेशन के बाद काजेस। फिर उसके बाद आपके इलिटरेसी जा रहे हैं, लेबर डोमिनेट हो रहा है, अनस्किल्ड लेबर डोमिनेट हो रहा है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, लिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ है आपके कंट्री में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं वो ओवर पॉपुलेशन एंड रिसोर्स स्कैरसिटी है। पाकिस्तान में रिसोर्स स्कैरसिटी ह्यूमन रिसोर्स की हो सकती है, इकोनॉमिक रिसोर्स की हो सकती है, बट नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। तो मिसमैनेजमेंट भी लिख सकते हैं। ये काजेज में आप लोग लिखे, एम के बाद सी, सी मींस काजेज। फिर उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये भी हमें मैनिफेस्टेशन में भी नजर आता है, लेकिन हम ज्यादा लिखेंगे काजेज में, बिकॉज मल्थूजियन थ्योरी के मुताबिक अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो रिसोर्सेज है वो स्कैरसिटी की तरफ जाएंगे, रिसोर्स डिप्लीट होंगे। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्ट्रेंथ रिसोर्सेज। फिर उसके बाद फूड इनसिक्योरिटी आ जाती है, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आ जाता है, मिसमैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। फिर लेक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल ही नहीं करें, कोई इस तरह पॉलिसी नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। फिर एक्सट्रीमिज्म एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये भी आप लोग लेके देखो, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, हर एक के दो दो, ये स्कूल ऑफ थॉट्स है कि हर एक के दो दो लिखने हैं। एक्सट्रीमिज्म एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म टूरिज्म को डिस्टर्ब करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्टर्ब करेगा। फिर इट हैम्पर्स नेशनल इंटीग्रेशन, वो भी डिस्टर्ब करेगा। अभी आप रिपरकशन की तरफ जा सकते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी, कीपिंग वुमेन अलूफ इज कीपिंग इकोनॉमी अलूफ। तो हमने कोशिश यही करनी है कि नेशनल डिसइंटीग्रेशन से निकलना है, इंटीग्रेशन की तरफ जाना है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, हमने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, हमने वीकेंड से एक्सट्रीमिज्म को कम करना है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या रेडिकल टेंडेंसी इन द एट द रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर जेंडर इनइक्वालिटी में हम ये अक्सर कहते हैं कि कीपिंग वुमेन अलूफ इज कीपिंग इकोनॉमी अलूफ। आप वुमेन को अलूफ ना करें, जेंडर को प्रमोट करें। मिनिमम पार्टिसिपेशन है वुमेन का ओवरऑल इकोनॉमी एंड प्रोडक्टिविटी में। और अभी मैंने आप लोगों को बुक समरी में कहा
अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन, कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो उसकी वजह से हम एक चीज की प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए एक्सक्लूसिवनेस लेके आएंगे, सॉरी इंक्लूसिविटी आएंगे, और इंक्लूसिविटी में इनकलकेट करना होगा वेमेन को। और एक ऐसी भी आया था, कीपिंग वेमेन अलूफ इज कीपिंग इकोनॉमी अलूफ। सो हमने वेमेन को अलूफ नहीं रखना है, वेमेन को हमने प्रमोट करना है, उसको हर एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इनकलकेट करना है, इंटीग्रेट करना है, ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो। सो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर आपकी और ग्रोथ आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल मॉडल्स, हमेशा के लिए जब भी मैं एक अप्रोच बता देता हूं, अक्सर स्टूडेंट्स को सी एंड सी अप्रोच कहता हूं। सी एंड सी क्या मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वर्स्ट है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर वर्स्ट है तो सबसे बेस्ट इकोनॉमी किसकी है, यूएसए की, फिर चाइना। उनके मॉडल्स देखो, उनके मॉडल को फॉलो करो सीएनसी के बेस पे। इन द सेम मैनर सीएनसी में आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, गवर्नेंस के, इकोनॉमी को, वेमेन को कंपेयर करोगे। सो यहाँ पे आप सोल्यूशन में भी देख सकते हैं कि हमने ग्लोबल मॉडल्स को क्या करना है, फॉलो करना है, ऑस्ट्रेलिया नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी मॉडल। फिर उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमिक लैंडस्केप में ऑस्ट्रेलिया मॉडल नॉलेज बेस्ड आएगा तो हम आगे जा सकते हैं। फिर उसके बाद अभी हम थोड़ी बहुत एमसीआर के बाद हमने मैनिफेस्टेशन दे दिया, फिर रिपरकशन दिए, फिर आर के बाद अब थोड़ा बहुत हम सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। नीड ऑफ रूरल क्या, रूरल डेवलपमेंट। मुझे एक बात बताया, मैंने आप लोगों को एक स्कूल ऑफ थॉट समझाया था, एलाइन टेक्निक, कि जो भी आपके काजेस थे उसको थोड़ा क्या कर लो, वो इफेक्ट्स वो फिर सोल्यूशन में लेके आओ। कि जो मसाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करो, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नहीं है तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी चाहिए, इसको कहते हैं नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले हमने रूरल डेवलपमेंट पे काम करना होगा। किस पे, रूरल डेवलपमेंट पे। हमने रूरल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, ताकि आपका एक्सपोर्ट आगे जाए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्री लोकल कैन रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन आईएमएफ, हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं अगर लोकल इंडस्ट्री को हम ठीक करें। और भी आप एलाइन टेक्निक के बेस पे, कौन सी टेक्निक के बेस पे, एलाइन टेक्निक के बुनियाद पे आप अपने जितने भी काजेस थे उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जा सकते हो। लेकिन जो भी क्राइसिस बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें MCRS होगा। और आज आप लोगों का असाइनमेंट है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान या पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान, आप लोगों ने इस पे MCRS अप्लाई करना है। मींस दैट मैनिफेस्टेशन देने हैं 10 से 12, काजेस 10 से 12 पॉलिटिकल पोलराइजेशन के देने, रिपरकशन 10 से 12 देने, और सोल्यूशन 10 से 12 देने। ये आप लोगों का असाइनमेंट है। दूसरी बात, आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नजर आ रहा है, मॉडल ऑफ इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड है, तो आप लोगों ने इस तरह मॉडल देखने हैं सोल्यूशन में। ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल, लेसन फॉर व्हाट पाकिस्तान, ऐसे हम सीख लें। और ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल में हम देख सकते हैं किसका मॉडल, ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल में पाकिस्तान किससे लेसन, ऑस्ट्रेलिया नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी मॉडल। ऑस्ट्रेलिया के नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को हमने क्या करना है, कवर करना है। फिर ऑस्ट्रेलिया के नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के साथ साथ अ मॉडल ऑफ इनोवेशन दैट इज टोटली बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टोटली बेस्ड ऑन एजुकेशन, डिजिटल इनोवेशन हब्स है वहां पे, नेशनल इनोवेशन एंड साइंस एजेंडा 2015 उन्होंने क्या किया, इनकलकेट किया। तो आप ये सोल्यूशन भी दे सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक मॉडल। और सोल्यूशन के साथ साथ आप ये कहोगे कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हमें उसको प्रमोट करना है, तो ये ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक मॉडल उसके बेस पे आ सकता है। समझ आ गई। इसमें आप R&D की बात करो तो पाकिस्तान में R&D चाहिए, डिजिटल इनोवेशन हब वो भी चाहिए। तो ये जो उन्होंने जो एजेंडा फॉलो किया था हम भी उस तरह एजेंडा फॉलो कर ले। समझ आ गई। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये जो एक प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम है फॉर्मर PM मैल्कॉम टर्नबुल, उसने क्या लिखा है, वी कैन नॉट सक्सेस इन फ्यूचर विदाउट इनोवेशन, द वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट एंड वी मस्ट अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू मैल्कॉम टर्नबुल। उसने कहा है, अभी मैं अगर बात करूं इसके साथ साथ मैं आगे जाऊं तो ये देखो इनोवेशन चाहिए, हमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, हमें भी एजुकेशन चाहिए, हमें भी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी चाहिए। हमने भी इस तरह उनको यही बताना है कि टेक्नोलॉजी के बगैर, डिजिटलाइजेशन के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। अगर मैं आगे बात करूं तो फिनलैंड मॉडल देखो, हमारी टैक्स कल्चर ठीक है, कभी भी नहीं ठीक है, और फिनलैंड का टैक्स कल्चर अडॉप्ट करिए, फिनलैंड का टैक्स कल्चर, तो फिर भी हम अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ये एक तरीका होगा कि आप किस तरह सोल्यूशन दोगे मैच्योर कंटेंट के बेस पे। हाई टैक्स कंप्लायंस, 40% टैक्स टू GDP रेशो वहां पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट उनका अच्छा है क्योंकि उनकी GDP अच्छी है।
फिनलैंड की रैंकिंग स्कैंडिनेवियन कंट्री की क्यों ठीक है? क्योंकि उन्होंने जीडीपी को, हेल्थ केयर को, वेलफेयर, एजुकेशन, फंडिंग, टैक्सेशन, सारों को क्या किया है? अच्छे तरीके से देख ले, हेल्थ, वेलफेयर, एजुकेशन, पब्लिक सर्विसेज को प्रमोट किया है। अगर हम आगे जाना चाहे तो हमने जरूर फिनलैंड के मॉडल को क्या करना है? फॉलो करना है। और आप इस तरह कोट भी दे सकते हैं, एनो कजोवा, फिनलैंड का एक इकोनॉमिस्ट है, कि हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडी मेड, इट कम्स फ्रॉम आवर एक्शंस इंक्लूडिंग और टैक्सेस। मतलब अगर आप टैक्स दोगे तो आप हैप्पीनेस की तरफ जाओगे। वो 40% टैक्स दे रहे हैं, आप कितना दे रहे हैं? 7.98%। बिकॉज वहां पे टैक्सेशन अच्छी है, तो उसकी वजह से वो आगे जा रहे हैं। तो आप अपने टैक्सेशन को स्ट्रांग बनाओ। ये CNC अप्रोच है, आगे समझना होगा। फिर अगर मैं बात करूं आगे, चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल बहुत बेस्ट मॉडल है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर। चाइनीज मॉडल से हम फायदा ज्यादा ले सकते हैं, बिकॉज चाइना जिस तरह एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहा है, चाइना इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, हमने भी यही करना है। हम एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा लेबर फोर्स 64% दे रहे हैं, लेकिन हम एग्रीकल्चर से तो 21% ग्रोथ कर रहे हैं। चाइना ट्रांजिशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी टू ग्लोबल इंडस्ट्री, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने भी इस तरह जाना है। और मैसिव इन्वेस्टमेंट वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कर रहा है, चाइना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कर रहा है। FDI उनकी बूस्ट हो रही है, एक्सपोर्ट उनकी बूस्ट हो रहा है। शिंजिन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्मॉल फिशिंग विलेज टू अ टेक्नोलॉजी हब। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1980 के मुताबिक शिंजिन, अभी देखो शिंजिन उनका फिशरी से टेक्नोलॉजी पे चला गया। टू गेट रिच इज ग्लोरियस। तो ये इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें भी चाहिए, हमने भी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ जाना है। तो आप लोग ये चाइना की इकोनॉमी को देख सकते हैं। साउथ कोरिया, मैरेकलांडा हैनरेवर, देखो साउथ कोरिया क्या कहते हैं? मैरेकलांडा हैनरेवर, ये उनका मॉडल है, बेस्ड ऑन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। फिर सैमसंग आप देखो, इंडस्ट्री उनका सैमसंग, और फिर उसके बाद होंडाई, और उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सारी चीजों को क्या किया है? सामने रखा है कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए हमें, तो एक मेरेकल आएगा। फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन टू द, वी कैन से, टू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो कोरिया की टेक्नोलॉजी के बेस पे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? तो कोरिया का मॉडल देखें। फिर अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड की, यहां पे टेक्निक अप्लाई हुआ है, एलाइन टेक्निक। कौन सा टेक्निक? एलाइन। देखो एलाइन का क्या मतलब है, ये आप लोगों ने जिस तरह MCRS समझा दिया, और MCRS के बुनियाद पे मैंने पॉलिटिकल पोलराइजेशन का आपको मैनिफेस्टेशन, काजेस, रिपरकशन, सॉल्यूशन का कहा। इन द सेम मैनर आप लोगों ने दूसरे इशू पे ये अप्लाई करना है। लेकिन जब आप सॉल्यूशन देते हैं तो टेक्निक अप्लाई करना होगा, कौन सा? एलाइन टेक्निक। मींस कि जो आपके काजेस है वो आपके सॉल्यूशन बना लो उससे। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नहीं है तो बिल्ड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ये वे फॉरवर्ड में लिख लो। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नहीं है ना, तो आपको नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी चाहिए, ये वे फॉरवर्ड में आ जाएगा। आपको नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी चाहिए तो सबसे पहले आपने काज में यही लिखा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी नॉलेज बेस्ड नहीं है। इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट टू क्रिएट अ स्किल्ड फोर्स, डिजिटल लिटरेसी, टेक्नोलॉजी हब्स, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे आप सॉल्यूशन में दे सकते हो। और स्टेम एजुकेशन जो कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होगा। फिर द सेकंड इज टैक्स रिफॉर्म पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। क्या हमारी टैक्स रिफॉर्म पॉलिसी अच्छी है? नहीं। तो यहां पे फिर अगेन एलाइन टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सॉल्यूशंस के लिए आप लोग टेक्निक लेके, स्कूल ऑफ थॉट लेके, जिसका नाम है RLEMNILSLMIS, ये मैं स्कूल ऑफ थॉट में समझाऊंगा सॉल्यूशन में। लेकिन आप लोग आज एलाइन टेक्निक के बेस पे करें। रिफॉर्म्स की चाहिए, आर मींस रिफॉर्म्स चाहिए नहीं, लीगल एक्शंस चाहिए। हमें इकोनॉमी को ठीक करना है, मीडिया के थ्रू अवेयरनेस लेके आना है, फिर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल एंड लोकल लेवल के सॉल्यूशंस देने। ये वही चीजें हैं जो आप लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसी के बेस पे बने हैं। फिर शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, इमीडिएट सॉल्यूशन क्या होंगे, इमीडिएट के बाद कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशन इकोनॉमी से रिलेटेड।
So अपने tax reforms increase tax to GDP ratio that will encourage digitalized tax collection, जो कि आपका टैक्स पूरा फ्रेमवर्क टैक्स का बढ़ा देगा, आगे जाएगा 8% से डायरेक्ट 20% प्लस हो जाएगा. सो रिड्यूस रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनडायरेक्ट टैक्स को कम करो. प्रमोट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन टू इंश्योर फेयरनेस, इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट टैक्स लगाओ और फिर उसके बाद आप टैक्स भी उसी जगह पे लगाओ जो लोग पे कर सकते हैं. करप्शन ने डिस्टर्ब किए, बहुत सारे काजेस और भी है, लेकिन आपने टैक्स कल्चर को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाना है. एंड अगेन डेवलप्ड रूरल इंडस्ट्री में एलाइन टेक्निक में मैंने क्या कहा था ऊपर, क्या रूरल टेक्निक रूरल एरिया आपकी डेवलप्ड है? आपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड डिफिसिट को बैलेंस रखने के लिए रूरल इंडस्ट्री को मस्ट प्रमोट करना है. प्रमोट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री रूरल एरियाज में, और जो अर्बन माइग्रेशन एंड बूस्ट, जो अर्बन माइग्रेशन को भी कम करेगा और बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट्स को. और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे हम काम करें लो लोन इंटरेस्ट में और ग्रांट्स में, ताकि वो लोग काम कर सके, फार्मर इनकलकेट हो वहां पे. और आपकी जो लोकल इंडस्ट्री, जब तक लोकल इंडस्ट्री आगे नहीं जाएगी तब तक आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती. आपके ऊपर मॉडल्स आप देख सकते हैं, कोरियन मॉडल, चाइनीज मॉडल आप देख सकते हैं, फिनलैंड का मॉडल. फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज रिन्यूएबल एनर्जी. हम अभी भी पेट्रोल से बिजली पैदा कर रहे हैं, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है दिन ब दिन. तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है. सोलर, विंड, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, जो कि रिड्यूस करेगा सर्कुलर डेट. इस चीज को रिड्यूस करेगा, सर्कुलर डेट को रिड्यूस करेगा. दैट विल रिड्यूस सर्कुलर डेट. जब आपका सर्कुलर डेट ये रिड्यूस होगा तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सर्कुलर डेट रिड्यूस होने के बाद आप आराम से जाके अपने वो जो वीकेंड से इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं. हमारी तो ज्यादा यहाँ जाते हैं. फिर उसके बाद ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ, जिस तरह चाइना के साथ हम इसकी कोलैबोरेशन या इनिशिएटिव ले सकते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी की. सो यहाँ पे हमने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना है, सोलर, विंड, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को, जो कि सर्कुलर डेट को कम करेगा और एनर्जी क्राइसिस एड्रेस हो जाएगा. और 1990 ईयर्स में मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि हमारी एनर्जी क्राइसिस ही की वजह से, तो क्या आता है, एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हुई थी. तो आपने कोशिश यही करनी है ना कि आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए. समझ आ रही है? शाबाश. जब आप रिन्यूएबल एनर्जी, कोरियन मॉडल हो गया, ये मैंने बताया था, यहाँ पे आप शाबाश. प्रमोट एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड, यहाँ पे आपका आ जाएगा ना, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करो, स्ट्रांग बनाओ. फिर उसके बाद यूथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप को आप इस तरह करें कि ये इस पे काम करें ताकि फ्रीलांसिंग, ये सारी चीजें आपकी ठीक हो. ग्रीन टेक्नोलॉजी चाइना के साथ कोलैबोरेशन में आ जाए. ट्रेनिंग प्रोग्राम यूथ को दो ताकि वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को स्ट्रांग बना सके. और हम तकरीबन 64% यूथ हमारी पोटेंशियल है, हमारे पास यूथ बहुत ज्यादा है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली एंटरप्रेन्योरशिप हब नहीं बना सकते. फिर उसके बाद अगेन वही एलाइन टेक्निक कि आपने किस चीज को ठीक करना है, आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ठीक करना है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस. गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाओ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग बनाओ, करप्शन को कम करो. लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी. जो आरएलएम अप्रोच में मैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात करता हूँ. फिर एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड को स्ट्रांग बनाओ, वैल्यू एडेड गुड्स बनाओ, रॉ मटेरियल को फिनिशिंग बनाओ, ट्रेड फ्रेंडली रिलेशन बना लो. स्फेयर इकोनॉमी, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ आप जाए, जो कि आपके एक्सपोर्ट्स को, किस चीज को, एक्सपोर्ट्स को अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे, ट्रेड को प्रमोट करेंगे. और जब आप दूसरी कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन करोगे, नेबरिंग कंट्री के साथ, तो ट्रेड आगे जाएगा. ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ आपने जाना है. ये सारे पॉइंट्स ही है. इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे आप लोगों ने पॉलिटिकल पोलराइजेशन का टॉपिक मस्ट करना होगा. शाबाश, समझे बात को. अभी जब ये आ गया हमारे पास ओपन मार्केट इकोनॉमी, आगे वेमेन को मैंने कहा ना, कीपिंग वेमेन इलूफ इज कीपिंग इकोनॉमी इलूफ. सो कभी भी वेमेन को आप इलूफ ना रखे. वेमेन को एजुकेट करो, वेमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो. एम्पावर्ड women empower economies, जो एक कोट है, एंड कीपिंग women aloof is keeping economy aloof. इसको हम समझेंगे तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी. हमने इसी तरह प्रोडक्शन को आगे लेके जाना है. समझे बात को. आगे मैं अगर बात करूं
इसके साथ हमने आगे क्या करना है, विमेन को प्रमोट एम्पावर करने के बाद टूरिज्म, हमारे पास टूरिज्म बहुत एक स्ट्रेंथ है। टूरिज्म, प्रमोटिंग टूरिज्म, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स है। हम अपने टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग अगर उसकी बूस्ट करें तो बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। टेक इन द केस स्टडी ऑफ टर्की, उसने कल्चरल नेचुरल हेरिटेज के बेस पे अपने टूरिज्म को प्रमोट किया था। और पाकिस्तान में तो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास तो बहुत किस्म के रिलीजियस टूरिज्म है, क्रिएशनल रिक्रिएशनल टूरिज्म है, हमारे पास तो स्पोर्ट टूरिज्म है, और हमारे पास हिस्टोरिकल टूरिज्म है। गंदारा सिविलाइजेशन देखो, टेक्सला में आप सारे देख सकते हैं, हम क्यों ना प्रमोट करें। और टूरिज्म के बेस पे आपकी इकोनॉमी जनरेट होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी। उसके बाद हम नेशनल डिसइंटीग्रेशन हमने पढ़ा था ना, तो सोल्यूशन में हमने क्या देना है, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल कोहेजन। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 में यही बात हुई है कि हमने नेशनल कोहेजन लेके आना है, इंटीग्रेट करना है कंट्री को, डिवीजन खत्म करनी है, रिच पुअर गैप, सोशल डिवीजन, अर्बन रूरल डिवीजन, जो कि जब अर्बन रूरल डिवीजन कम होगी तो अर्बन एरिया की तरह रूरल एरिया पे आके जाएंगे, और इक्वल रिसोर्स एलोकेशन की वजह से पॉवर्टी कम होगी, और जब लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होंगे तो आप आगे जा सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग नेशनल आइडेंटिटी टू अट्रैक्ट डायस्पोरा इन्वेस्टमेंट, आप अभी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायस्पोरा एंटरप्रेन्योर रेमिटेंसेस को बढ़ा सकते हो। ये आपके वो सोल्यूशन है जो, ये सारे सोल्यूशन वही है जो पहले आपके काजेस थे, उन काजेस की बुनियाद पे आप सोल्यूशन की तरफ गए हो। समझ आ रही कि नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की इकोनॉमी के कुछ स्पेसिफिक इश्यूज इन इकोनॉमी, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज, आप लोग स्कूल ऑफ थॉट में कुछ स्पेसिफिक इश्यूज भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। हम हमेशा के लिए कुछ चीजें, मैं कहता हूं ना, एक अप्रोच है जिसका नाम है GPESTLEIDNILRCCSS। मैंने ऑन कैंपस स्टूडेंट को समझाया था, आखिर में जो एस आता है स्पेसिफिक, तो ये स्पेसिफिक मसले है जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है डायरेक्टली। ट्रेड एम्बैलेंस एंड एक्सपोर्ट इशू, ये आपका बड़ा इशू है, ट्रेड एम्बैलेंस एंड एक्सपोर्ट इशू। लिमिटेड एक्सपोर्ट बेस है, heavy reliance on textile, 60% ऑफ एक्सपोर्ट टेक्सटाइल पे है। लेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन एक्सपोर्ट्स है, जो कि मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से डायरेक्टली डिस्टर्ब हो सकता है। और बांग्लादेश, इंडिया हमसे आगे जा रहा है टेक्सटाइल में। 19 वी कैन से बांग्लादेश सरपासिंग पाकिस्तान इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिस्पाइट स्टार्टिंग विद सिमिलर कैपेसिटी इन 1971, फिर भी आगे जा रहा है। क्लाइमेट चेंज भी एक स्पेसिफिक इशू है, बहुत पाकिस्तान डिस्टर्ब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, कभी फ्लड्स, कभी अर्थक्वेक, कभी डिजास्टर्स। पाकिस्तान रैंक 8th इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स विद फ्रीक्वेंट फ्लड्स, ड्राउट्स, राइजिंग टेम्परेचर, अर्थक्वेक, सुनामी, अर्थक्वेक के साथ एक और चीज थी वो वी कैन से हेल स्टॉर्म, अभी जो है एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से। फिर हमारे पास एग्रीकल्चर की जो जीडीपी 20% है, लेकिन क्लाइमेट सेंसिटिव एरिया में प्रोडक्शन नहीं होती, और हम कह सकते हैं 45% आपकी एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हुई थी 2022 फ्लड की वजह से। आगे अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड करप्शन, ये भी बहुत अहम है। इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, एक ऐसे आया था। सो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो बैडली डिस्टर्ब करता है आपके टैक्स कल्चर को, आपके इकोनॉमी को। पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी अकाउंट्स फॉर मोर देन 30% ऑफ जीडीपी, हम इसको आगे कर सकते हैं, बट रिमेन अनटैक्स्ड एंड अनरेगुलेटेड। करप्शन वीकेंस गवर्नेंस एंड क्रिएट्स इनएफिशिएंसी इन पब्लिक स्पेंडिंग, जो कि बहुत बड़ा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान 140/180 करप्शन इंडेक्स में है 2023 की सीपीआई के मुताबिक। करप्शन एंड इनइक्वालिटी आर लाइक टर्माइट्स, they hollow out the system from within, from the roots। और पाकिस्तान में ये करप्शन है, और पाकिस्तान में ये करप्शन का बहुत बड़ा मसला है। और फिर इनएफिशिएंट स्टेट ओन एंटरप्राइज, एसओईज नहीं है। एसओईज लाइक पाकिस्तान स्टील मिल्स, पीआईए, रेलवेज have become liabilities incurring billions of losses annually। और फिर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, और प्राइवेटाइजेशन में फिर मसला क्या होता है, लीड कैप्चर, मसला क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, मसला क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन फेल हो जाता है। तो इन वजूहात की वजह से, इनफॉर्मल इकोनॉमी की ना होने की वजह से, इनएफिशिएंट स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की वजह से, करप्शन की वजह से, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी
इन द प्राइवेटाइजेशन सेक्टर एलीट कैप्चर की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्टर्ब है। ना तो हम विजन 2025 पे काम करते हैं सस्टेनेबिलिटी के साथ, ना हम विजन 2030 एशियन टाइगर अभी बन जाते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में फंस चुके हैं। ये कुछ स्पेसिफिक मसाइल बता रहा हूँ पॉलिटिकल वगैरह के लिए। एजुकेशन एंड स्किल गैप, देखो आपकी कंट्री में एजुकेशन नहीं है, ओनली 58% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज लिटरेट विद लिमिटेड एम्फेसिस ऑन स्किल बेस्ड एजुकेशन। अगर 58 है, वो हमारी लिटरेसी का स्टैंडर्ड है कि सिर्फ नाम लिखता है तो वो लिटरेट है। नाम जब आपको आता है, नाम लिखना आता है तो आप लिटरेट है। सो 58% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज लिटरेट विद लिमिटेड एम्फेसिस ऑन स्किल बेस्ड एजुकेशन। अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, रैंक्स पाकिस्तान पुअरली इन नॉलेज क्रिएशन एंड एडेप्टेशन कंपेरिजन टू इंडिया। अगर हम कंपेरिजन विद इंडिया करें, इंडिया के साथ कंपैरिजन में आईटी में वो जा रहा है आगे, एजुकेशन में आगे जा रहा है, फ्रीलांसिंग में आगे जा रहा है, वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में आगे है, वो लिटरेसी रेट उनका आगे है। बांग्लादेश को देखो इंप्रूव हो रहा है। नेल्सन मंडेला कहता है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एंड नाउअडेज डेवलपिंग स्टेट्स, मैंने आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ डेवलपिंग स्टेट में बताया था, दे आर यूजिंग द वेपन ऑफ एजुकेशन, स्किल बेस्ड नॉलेज, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जनरेट कर रहा है, ई इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है, ई ट्रेड की तरफ जा रहा है। वो अपने यूथ को क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। यहां पे फिर उसकी इकोनॉमी आगे जाती है हमसे। फिर उसके बाद लेक ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी नहीं है, सस्टेनेबल ही नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत डिस्टर्ब है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज स्टैग्नेटेड ड्यू टू इनकंसिस्टेंट पॉलिसी, लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, या पैरालिसिस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज इन इंडस्ट्री। अगर हम हाई एनर्जी कॉस्ट की बात करें तो हमारी एनर्जी है ही हाई एनर्जी कॉस्ट, हम रिन्यूएबल की तरफ नहीं जा रहे। टेकिंग द केस स्टडी ऑफ वियतनाम विद अ स्ट्रांग इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो आप उनके इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखें, हैज अट्रैक्टेड एफडीआई एंड बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। वियतनाम को केस स्टडी में डाल दे। फिर अगर हम एनर्जी क्राइसिस एंड सर्कुलर डेट की बात करें, सो पाकिस्तान सर्कुलर डेट इन द एनर्जी सेक्टर हैज क्रॉस्ड 2.5 ट्रिलियन ऑफ सर्कुलर डेट में दे रहे हैं। व्हाई नॉट, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप जाओ। सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्टर्ब है, 2.5 ट्रिलियन पीकेआर वहां जाता है, पॉलिटिसाइज हुए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन। एनर्जी क्राइसिस सर्कुलर डेट की तरफ आपको लेके जाएगा। और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, सर्कुलर डेट और भी बढ़ जाता है। सो जर्मनी की अगर हम बात करें एनर्जी ट्रांजिशन की, जर्मनी एनर्जी वेंडी एनर्जी ट्रांजिशन है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बात करे और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आपको लेके जाएगा, जो कि डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे कम करेगा। तो इस तरह हम भी सर्कुलर डेट से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप आगे जाए तो हमारे पास आ जाता है अर्बनाइजेशन विदाउट प्लानिंग। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है पाकिस्तान में, 40% ऑफ द पॉपुलेशन विदाउट कोरस्पॉन्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज लेड टू कंजेशन, स्लम्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कराची, रावलपिंडी, लाहौर की बात करें, उसके हाउसिंग डिस्टर्ब है, लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्टर्ब है, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब है। एंड अगेन एक कोट है, अर्बनाइजेशन विदाउट प्लानिंग इज अ रेसिपी फॉर chaos। सो अर्बनाइजेशन विदाउट प्लानिंग yes is a recipe for chaos at economic sector। रैपिड अर्बनाइजेशन हम कर रहे हैं, स्लम्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ आपको लेके जाएगा। और फिर जब आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो फिर अर्बनाइजेशन इनडायरेक्टली इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करेगा, इकोनॉमिक क्योस की तरफ आपको लेके जाएगा। सो हमने अगर अर्बनाइजेशन करनी भी है प्रॉपर चैनल की तरफ पे करें। हमने अगर अर्बनाइजेशन जो कराची, रावलपिंडी, लाहौर में हो रहा है, तो फिर वो आपकी इकोनॉमी को इनडायरेक्टली ओविंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, owing to lack of resources, environmental degradation, congestion, slums, diseases के बेस पे डिस्टर्ब करेगा। फिर अगर हम बात करें आगे, हमारे पास वीकेंड से लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, फॉरेक्स रिजर्व रिमेन क्रिटिकली लो, ऑफन लेस देन 3 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट कवर। 3 मंथ तक हम अपने इंपोर्ट को कवर नहीं कर सकते। ये आईएमएफ के डिपेंडेंसी की वजह से है, और आईएमएफ पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बैलेंस नहीं कर सकते। 3 महीने तक तो हमारे पास पैसे है, तो हम फिर चले जाते हैं कहां पे, आईएमएफ की तरफ। एग्जांपल, श्रीलंका 2022 इकोनॉमिक कोलैप्स ड्यू टू सिमिलर फॉरेक्स चैलेंजेस हाइलाइट्स द रिस्क। उनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिस्टर्ब थी तो इकोनॉमिक कोलैप्स आया था नहीं। तो यहाँ पे हम भी आईएमएफ पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो।
फिर जियोपॉलिटिकल चेंजेस है, रीजनल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल पोजीशन make it vulnerable to global transition, the war on terror conflict with India, cross border आप लोग skirmishes देख सकते हैं, एग्रेशन अभी भी है जो कि इन्वेस्टमेंट को, ट्रेड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीस इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस, पीस इज द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो मैंने स्टूडेंट को दिए, उसके बेस पे आ रहे पॉइंट्स। वैसे इस तरह आप नहीं कवर कर सकते विदाउट दी स्कूल ऑफ थॉट्स। राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, Pakistan Gini coefficient indicates rising economic inequality with the richest 20% controlling over 50% of the wealth। आपकी 20% लोगों के पास 50% वेल्थ है, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्री में अगर आप बात करें वहां पे रिड्यूस इनइक्वालिटी, हैप्पीनेस इंडेक्स, वेलफेयर, सारी चीजें ठीक है। वहां पे फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज पे राइजिंग इनइक्वालिटी, ये चीज डिस्टर्ब है, ये ग्रेटली डिस्टर्ब है, जो कि मैं कह सकता हूं कि हमने इनइक्वालिटी को ठीक करना है। शाबाश। उसके बाद अगर हम बात करें टूरिज्म पोटेंशियल, पाकिस्तान में टूरिज्म की कितनी पोटेंशियल है ना, लेकिन पाकिस्तान की टूरिज्म से फायदा नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। और टूरिज्म ही की बेस पे बहुत सारी कंट्री, टर्की का मॉडल मैंने दे दिया, उन्होंने इकोनॉमी को कितना प्रमोट किया, तो टूरिज्म को प्रमोट करने की जरूरत है। डिस्पाइट इमेंस पोटेंशियल, टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स लेस देन 3% टू जीडीपी, जो कि बहुत कम है, लेस देन 3%। जीडीपी ग्रोथ आपका लेस देन 3% है टूरिज्म से। अगर हम नेपाल या टर्की की बात करें, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। पाकिस्तान में तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत किस्म के टूरिज्म पॉसिबल है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है नेपाल टूरिज्म के बेस पे। Travel is the best teacher, tourism is the best economy. So, according to that quote, tourism is the best economy. फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से, फ्लड्स की वजह से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, एनवायरमेंटल चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल फूड इनसिक्योरिटी के शेप में आ जाते हैं। लेकिन फूड इनसिक्योरिटी एंड इन्फ्लेशन आप लोग काज में भी लिख सकते हैं, पैट्स में भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान में 20% लोग फूड इनसिक्योर है, वो कीमत बढ़ रही है इन्फ्लेशन की वजह से। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, लोगों के पास सप्लाई डिमांड मैकेनिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से फूड इनसिक्योरिटी की तरफ हो जाता है। अगर हम बात करें इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन और पाकिस्तान की ग्रीन रिवोल्यूशन, पाकिस्तान ग्रीन रिवोल्यूशन तो टेक्नोलॉजिकल भी थी, एग्रीकल्चर भी थी, लेकिन इंडिया में उन्होंने फूड सेल्फ सफिशिएंसी बहुत बूस्ट की है। इंडिया की जो ग्रीन रिवोल्यूशन वो प्रोग्राम उन्होंने दिया है, तो आप लोग ये एग्जांपल दे सकते हैं विद द मॉडल, विद द बेस्ट मॉडल इन द फूड सेल्फ सफिशिएंसी, विद द बेस्ट मॉडल ऑफ नेपाल टूरिज्म, विद द बेस्ट मॉडल ऑफ टर्की टूरिज्म, with the best model of Chinese economy, with the best model of, we can say, Singapore industries, electronic industry, technology। ये जो मैंने आपको समझाया, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस पे MCRS अप्रोच है। आप लोग का असाइनमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इस पे MCRS अप्रोच अप्लाई करना है। 10 मैनिफेस्टेशन लिखो, 10 काजेज लिखो, 10 रिपरकशन, 10 सोल्यूशन। ये मैं कल चेक करूंगा, इसके साथ साथ ये जरूर चेक करूंगा, ये मैंने आपको कहा था क्लास के एंड में मैं असाइनमेंट दूंगा। सो पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे आप MCRS अप्लाई करें पाकिस्तान में। और ये कुछ एडिशनल कोर्स है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये कोर्स है कि यू कैन नॉट बिल्ड अ स्ट्रांग इकोनॉमी ऑन वीक इंस्टीट्यूशन। वीक इंस्टीट्यूशन आपको स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं दे सकता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, एक दिन में नहीं होता, लॉन्ग टर्म होता है। A nation's economy is like a boat, it must have a balance to stay afloat। आपने बोट की तरह स्टेबल भी रहना है, ये नहीं कि आज 2 है 3 है फिर 1 फिर माइनस में, नहीं, सस्टेनेबल भी होगा, मैराथन की तरह, बोट की तरह स्टेबल भी होगा, एंड इंस्टीट्यूशंस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दीज कोर्स मैंने आपको बता दिया। अभी ये जो डायमेंशंस है ना, ये डायमेंशंस आप लोगों ने फॉलो करने हैं। ये इस पे आप लोग थोड़ा सर्च करें, मैंने स्टूडेंट को कहा भी था ये डायमेंशंस कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट इंक्रीजिंग और डिक्लाइनिंग, व्हाट इज द ट्रेंड इन रिसेंट ईयर्स। ये आप लोग का असाइनमेंट नंबर 2 है, डायमेंशंस टू फॉलो अप। असाइनमेंट नंबर 2 क्या है? डायमेंशंस टू फॉलो अप। ये क्लास के एंड पे ये आप लोगों ने खुद कवर करना है कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है पाकिस्तान में या डिक्रीज।
कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, व्हाट इज द ट्रेंड इन रिसेंट ईयर, जीडीपी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड व्हाट इज द ट्रेंड इन रिसेंट ईयर। जीडीपी पर कैपिटा को कंपेयर करो विद द नेबरिंग कंट्रीज, ये मस्ट करना है, ये आप लोग का असाइनमेंट है नेबरिंग कंट्री के साथ, ये मैं चेक करूंगा, नेबरिंग कंट्री के साथ आप लोग इसको मस्ट करें। फिर सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन देके कि एग्रीकल्चर में कितना, इंडस्ट्री में कितना है, सर्विसेज में कितना है, आप लोग इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले ले, ये वाले डायमेंशंस टू फॉलो अप आपने मस्ट करना है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाउ हैज इट चेंज्ड ओवर द ईयर, किस तरह चेंज हुआ है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ये देखना होगा, स्किल्स गैप देखने होंगे, इज देयर अ लैक ऑफ स्किल्ड, हाँ बिल्कुल पाकिस्तान में है स्किल बेस्ड, तो अगर है तो ठीक कैसे करना है वो एक एक पॉइंट में लिखना है। हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट, ये पाकिस्तान का देखना है आप लोगों ने। फिर डेट एंड फिस्कल हेल्थ, ये भी थोड़ा सर्च करें कि डेट एंड फिस्कल हेल्थ में अगर मैं बात करूं कि हमारी जो फिस्कल हेल्थ, ये देख लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग वर्सेस रेवेन्यू, ये आप लोगों ने देखना होगा, ये वाला जो ऊपर टॉप पे है डेट एंड फिस्कल, ये वाला ये मस्ट करना है, डेट एंड फिस्कल डेट, ये डेट एंड फिस्कल हेल्थ ये वाला, इसमें पब्लिक डेट कितना है, टोटल डेट एंड डेट टू जीडीपी रेशियो कितनी है पाकिस्तान की, टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान का कितना है, और पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट कैसे बनाएंगे, फिस्कल डिफिसिट गवर्नमेंट कितना है, परसेंटेज लिखना होगा, ये असाइनमेंट है। फिर इन्फ्लेशन एंड प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन रेट हाउ डज इन्फ्लेशन इफेक्ट परचेज पावर, ये इसका जवाब देना चाहिए, ये आप लोग लिखोगे, ये आप लोग का असाइनमेंट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, आर द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल्स राइजिंग रैपिडली, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, ये भी पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट देखना है, इन्फ्लेशन देखना है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग तो क्यों हो रहे हैं। फिर पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सवाल का जवाब होना चाहिए। एंड इनकम इनइक्वालिटी, जीनी कोफिशिएंट हाउ अनइवन एज वेल डिस्ट्रीब्यूशन, जीनी कोफिशिएंट मैंने ऊपर दिया था लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, और आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये अनइवन वेल डिस्ट्रीब्यूशन कितना इफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड एंड फॉरेन रिलेशंस, एक्सटर्नल ट्रेड आप देखें, ट्रेड बैलेंस कितना है, इस पाकिस्तान रनिंग अ ट्रेड डिफिसिट, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट्स कम है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाउ अट्रैक्टिव एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, एंड पाकिस्तान का कितना है, क्यों कम है। एक्सपोर्ट्स, मेजर एक्सपोर्ट्स एंड ग्रोथ पोटेंशियल, पाकिस्तान के मेजर एक्सपोर्ट्स देखने हैं, हर एक एंगल से आपका टॉपिक कवर हो। एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी क्राइसिस में हाउ रिलायंट एज पाकिस्तान ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स, इश्यूज विद इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, सर्कुलर डेट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड नेटवर्क पाकिस्तान का कैसा है, इफेक्टिव है या नहीं, सर्कुलर डेट है तो क्यों है, ये आप लोगों ने एनर्जी के साथ लिंक करना है। फिर आप लोग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ आ जाए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस में फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप है, करप्शन है बिल्कुल। फिर उसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखो, पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ देखो, सोशल फैक्टर में डिवीजन देखो, वुमेन्स की पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी इन वर्कफोर्स देखो। फिर उसके बाद एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर, इसकी आप लोगों ने स्टैटिस्टिक बनाना होगा। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या क्या थ्रेट्स है नेबर से एंड या अफगानिस्तान से, क्या वो सिक्योरिटी थ्रेट्स आपके एफडीआई को डिस्टर्ब करें, हाउ डज रीजनल स्टेबिलिटी इंपैक्ट एफडीआई एंड ट्रेड। वुमेन पार्टिसिपेशन हाउ मच एंड व्हाई इट इज लो। एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर क्यों ठीक नहीं है और क्यों, किस तरह वो ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करेगा। फिर डिजिटल इकोनॉमी नहीं है तो क्यों हम डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते, हम इनोवेशन की तरफ नहीं जा सकते। तो हमने सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, वो सारी चीजें स्टैटिस्टिक के बेस पे कवर करना है। फिर आप देखें क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट किस तरह फ्लड आए, कितनी जीडीपी उसने डिस्टर्ब की। इज पाकिस्तान फोकसिंग ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अगर है हाउ मच। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स, ड्राउट्स कितना है, उसने इकोनॉमिक कॉस्ट कितना डिस्टर्ब किया है। हाउ इज क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग क्रॉप यील्ड, ये जवाब देना होगा, ये आप लोग का असाइनमेंट है, मस्ट करना है। फिर प्राइवेटाइजेशन कौन कौन से सेक्टर का हुआ है, लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन ने इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इसका जवाब लिखना है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल एड्स एंड लोन्स, आईएमएफ बेल आउट्स है, तो इस पाकिस्तान रिलाइंग ऑन एड, इस पाकिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन आईएमएफ, इस पाकिस्तान रिलाइंग ऑन एड, इसका जवाब। एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। SAP मीन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम पॉलिसी ऑफ द आईएमएफ, और वो किस तरह डिस्टर्ब करेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को और किस तरह वो डेट फाइनेंसिंग की तरफ आपको लेके जाएगा। तो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में आप लोग के दो चीजें हैं,
नंबर 1, आज जिस तरह मैंने इकोनॉमी का टॉपिक कवर किया, आप लोगों ने पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कवर करना है बेस्ड ऑन आरलेम अप्रोच, सॉरी MCRS अप्रोच, मैनिफेस्टेशन, कॉजेज, रिपरकशंस एंड सॉल्यूशन। और पॉलिटिकल पोलराइजेशन मैं चेक करूंगा कल के क्लास में। एंड सेकेंडली जो आप लोगों को ये नजर आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं नीचे, वुमेन पार्टिसिपेशन, हाउ अफेक्ट आवर लीगल रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ इट अफेक्ट इकोनॉमी, रिसर्च नहीं है, जो क्वेश्चनियर और स्टेटिस्टिक नजर आ रहा है, आप लोगों का ये असाइनमेंट है, डायमेंशन टू फॉलो अप आप लोगों का असाइनमेंट है। समझ आ गई? तो ये सारी चीजें इकोनॉमी को होलिस्टिकली हमने कवर किया, आप लोगों ने इस तरह पॉलिटिक्स को, सारी चीजों को होलिस्टिकली कवर करना होगा। सो आई रिपीट, नंबर 1, पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे MCRS अप्रोच अप्लाई करें, और जो एंड पे जो क्वेश्चन आ रहा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग वर्सेस रेवेन्यू कितनी है, टैक्स टू GDP कितनी है, हाउ एफिशिएंट इज पाकिस्तान टैक्सेशन सिस्टम, इसके एक एक दो दो लाइन में आंसर देने हैं। कल की क्लास में मस्ट होना चाहिए कि सारे कवर हो, और जिसने कवर किया होगा तो वो कल की क्लास में अलाउ होगा। ये असाइनमेंट मस्ट करना है, 2 असाइनमेंट हो गए।